ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਲਬਰਟਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਵਲੀਨ ਕੌਰ ਜੱਸੜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਡਲ 13 ਵਾਲੇ ਵਿਨੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ हैं। वेलकम विनीत सिंह। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या हाल है आपके? एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? कैसा लग रहा है आपको कैलगरी आके? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुंबई में बहुत गर्मी थी सो सबसे अच्छा तो इसलिए लग रहा है बिकॉज यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है एंड आई एम क्वाइट एंजॉयिंग हियर। कभी कभी आने वाले को अच्छा ही लगता है। आई नो सबसे पहले तो हमें अपने बारे में बताएं। ओके, सो आई एम अ सिंगर बाय प्रोफेशन। इंडिया कहाँ से हो आप? मैं इंडिया में आई वॉज बॉर्न इन लखनऊ। फिर मेरे करियर बॉलीवुड करियर के लिए मुझे मुंबई शिफ्ट होना पड़ा, तो फॉर लास्ट 20 ईयर्स मैं मुंबई में रहता हूँ। बट मैं वैसे मेरा होम टाउन जो है वो लखनऊ है और 20 साल से मैं मुंबई में हूँ और अब प्रॉपर मुंबई कर बन चुका हूँ। बिल्कुल। और एक बात हम बता दें कि विनीत कैलगरी में माँ भगवती के जागरण के लिए आए हुए हैं जो कि 13 जून को होगा और कैलगरी वाले बिल्कुल रेडी बैठे हैं इनको सुनने के लिए। विनीत, आप मुझे ये बताएं कि आपने रियलिटी शोज़ किए हैं और उसके बाद अब जागरण में लाइव परफॉर्म करना, ऑडियंस में बैठ के सबको देखना और भक्तों को उस हिसाब से गाना, आपको कैसा डिफरेंस कैसा फील करते हो आप? I'll be very honest, मैंने बचपन में मेरा जो करियर था, सबसे पहली बार जब मैंने गाया था स्टेज पे तो वो इत्तेफाक से वो जागरण ही था। हाँ, मेरा एक दोस्त था और उसका एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप था, तो वो लोग जागरण करते थे और मैं सबसे पहले उनके साथ मैंने गाया था एक जागरण में। तो दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड एंड आई थिंक उस वजह से ही वो ब्लेसिंग्स जो थी, उस वजह से ही आज मैं जो कुछ भी हूँ। तो मुझे इतना फ़र्क नहीं होता है क्योंकि मेरे लिए म्यूज़िक, जब मैं बॉलीवुड शोज़ भी करता हूँ, फिल्मी गाने भी गाता हूँ, तो भी मुझे लगता है मैं ऊपर वाले से कनेक्ट करता हूँ और जागरण में गा रहा हूँ तो भी मुझे वही लगता है। बट हाँ, एक अच्छी चीज़ ये है कि जब आज के जो यंग सिंगर्स हैं बॉलीवुड के, वो लोग अगर ऐसे डिवोशनल शोज़ या फिर जागरण या जगराते में गाते हैं तो लोगों का ध्यान थोड़ा और ज़्यादा उसकी तरफ जाता है, क्योंकि यूजुअली पहले जागरण या किसी भजन शोज़ में जो लोग गाते थे वो टिपिकल एक एज ग्रुप होता था, वैसी चीज़ें होती थी। तो अब भी आई थिंक इट्स टाइम टू गेट इनटू दीज थिंग्स सो दैट कि हमारा जो यूथ है वो भी कनेक्ट कर पाए अपने रिलीजन से। सो आई फील गुड। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि ये शायद ऊपर वाला मुझसे करवा रहा है। विनीत जी, बड़ी अच्छी बात है कि आज के जो यंग सिंगर्स हैं वो डिवोशनल सिंगिंग की तरफ आ रहे हैं। आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि कुछ समय पहले जो डिवोशनल सिंगर्स हुए थे वो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के हुआ करते थे। तो आप इसके पीछे रीज़न क्या मानते हो? यंगस्टर्स को कनेक्ट करना यंग सिंगर्स के लिए कितना इजी है, कितना टफ है, और सोशल मीडिया का रोल आप कैसे देखते हो? सोशल मीडिया का तो रोल एक्चुअली बहुत बड़ा हो चुका है। और रही बात पहले क्यों ऐसा होता था, मुझे लगता है पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो यंग सिंगर्स हैं वो लेते नहीं थे, क्योंकि बॉलीवुड म्यूज़िक में ना थोड़ा चमक धमक और थोड़ा वो शोशा ज़्यादा होता है। तो शायद उस वजह से वो यूथ जो हमारा है वो उसकी तरफ भागता है। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों की सोच बदल रही है, लोगों का सोचने का तरीका बदल रहा है। अभी वी हैव स्टार्टेड दिस थिंग कॉल्ड भजन जैमिंग इन इंडिया, जो कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो अभी यूथ को ये समझ आ गया है कि एक बहुत बड़ा ऑडियंस का एक तबका है जो ऐसे रिलीजियस इवेंट्स को या भजन इवेंट्स को या जगरातों को बहुत मान्यता देता है। तो अब का जो यूथ है वो बहुत स्मार्ट है और उनको ये पता चल गया है कि चमक धमक जितनी इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट ये भी है। तो अब इसमें लोग आ रहे हैं। इट्स अ ग्रेट थिंग, क्योंकि म्यूज़िक का कोई एक वो नहीं होता है कि आप यहीं पे म्यूज़िक कर सकते हो। म्यूज़िक हर जगह है, हर कड़ कड़ में म्यूज़िक है। तो डिवोशनल में भी म्यूज़िक का उतना ही ज़्यादा वो है क्रेज़।
विनीत, जो रियलिटी शोज होते हैं वहाँ पे आपको फेम ऐसे मिलता है, पर सस्टेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप सस्टेन करने के लिए कैसे एफर्ट्स कर रहे हैं? मुझे तो रियलिटी शो से बहुत बड़ी सक्सेस बहुत यंग एज में मिल गई थी, तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था उसको सस्टेन करना। बहुत सारी गलतियाँ भी होती हैं, क्योंकि जब आप यंग होते हो तो आपका जो काम करने का तरीका होता है, सोचने का तरीका होता है, वो बहुत ही अलग होता है। आप कैलकुलेशंस नहीं करते हो, आप दिल से जो ठीक लगता है वो करते हो। तो मुझे लगता है कि हम कितना भी कर लें, जो गलतियां हमें करनी है वो करनी है, और उन गलतियों से फिर हमें सीखना है। हाँ, ये है कि जो आपका ऑडियंस से कनेक्ट है वो कभी टूटना नहीं चाहिए, और म्यूज़िक से जो कनेक्ट है वो कभी टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी अगर आपका जो प्रोफेशन है अगर आप उसमें अच्छा करते हो, अगर आप अपने काम में फोकस करते हो, तो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। वो किसी भी प्रोफेशन में आते हैं, बड़े से बड़े इंसान के लाइफ में आते हैं। तो मुझे लगता है काम पे फोकस बहुत ज़रूरी है, अपने काम से बस धोखा नहीं करना चाहिए। आई थिंक बाकी सब चीज़ें अच्छी चलती हैं लाइफ में फिर। जी, जब आप बॉलीवुड के लिए गाते हैं तो रोमांटिक गीत भी होते हैं जी, तो हर एज ग्रुप को कनेक्ट करना थोड़ा इजी रहता है जी। लेकिन जब आप डिवोशनल सिंगिंग करते हो उस टाइम स्पेशली यंगस्टर्स को आप कनेक्ट करने के लिए कौन से फ्यूजन, कौन से एक्सपेरिमेंट्स करते हो? देखिए, यंगस्टर्स को रिलीजियस इवेंट में अगर हमें कनेक्ट करना होता है तो हम सबसे पहले तो आजकल मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनको बचपन से ही अपने बच्चों को बेसिक गाइडेंस देना चाहिए हमारे रिलीजन के बारे में, ताकि वो यूथ उससे भागे ना। और क्योंकि हमें जब तक किसी चीज़ की जानकारी नहीं होगी, हमारा इंटरेस्ट उसमें डेवलप नहीं हो सकता है। तो वो बचपन से मेरे घर पे मेरे पापा सुबह उठ के पूजा किया करते थे, तो वो मैं देखता था, तो वो मेरे दिमाग में मेरे वो चीज़ें बसती थी, और दैट्स हाउ आई गॉट इनटू दीज थिंग्स। तो वो देना चाहिए, और उसके बाद हमारा काम और इजी हो जाता है। हमको बस उसको थोड़ा सा सजा के, थोड़ा सा घुमा के उसको प्रेजेंट करना होता है। जैसे हम सेम भजन गाएंगे, सेम माता की भेंटें गाएंगे, लेकिन उसको थोड़ा अलग तरीके से गाएंगे, थोड़ा म्यूज़िक पार्ट्स अलग होंगे, थोड़ा टेक्नो बीट्स आ जाएंगी, थोड़ा ड्रम्स आ जाएंगे, तो ये सब चीज़ें ऐड करनी होती हैं। बट इन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, वो अपना जो कनेक्ट होता है ऊपर वाले से, अपने रिलीजन से, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो हमसे ज़्यादा पेरेंट्स कर सकते हैं, आपकी फैमिली कर सकती है। तो वो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सबको करना चाहिए। आपको रिस्पांस कैसा मिलता है यंगस्टर्स की तरफ से? बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि मैं लास्ट ईयर भी कैलगरी आया था सेम जगराते में परफॉर्म करने, और मैंने देखा बहुत सारे यंगस्टर्स वहाँ पे आए थे जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पर यहाँ पे कैलगरी और ओवरऑल कनाडा में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ का जो यूथ है वो अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, जो इंडिया में उतना ज़्यादा नहीं है। सो आई फील रियली हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि यहाँ का यूथ बहुत ज़्यादा they are very humble and they are very connected to their religion, so which is a great part, and I was very fortunate and blessed to be here to perform in that Jagran, और youth is बड़ी अच्छी बात आपने बताई है कि यहाँ का यूथ है जो वो ज़्यादा कनेक्टेड है rather than इंडिया। एब्सोल्युटली। किस उम्र में आपने गाना शुरू कर दिया था विनीत? मैं जब 5 साल का था तब से मैं गाता हूँ। मैंने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली। मैंने 8-9 साल की उम्र में मैंने प्रोफेशनली गाना शुरू कर दिया था, तो तब से मैं स्टेज शोज़ करता था। देन आई केम इनटू दिस रियलिटी शो सारेगामापा, और वहाँ से फिर मैंने अपना बॉलीवुड करियर शुरू किया, और हियर आई एम। फैमिली में कोई गाता था जहाँ आपको ही शौक था गाने का? जी, मेरे पापा बहुत अच्छा गाते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको वो वैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था उस समय, तो उनको कोई ऐसा मौका नहीं मिला। सो शायद उनका सपना मैंने फिर पूरा किया, तो नाउ तो आई लॉस्ट हिम इन 2022। सो आई एम श्योर वो
खुश होते होंगे जहाँ भी होंगे मुझे देख के कि आई एम डूइंग गुड और मैं उनके सपने को आगे बढ़ा रहा हूँ। जी, आपको इंडियन आइडल में एक इमोशनल जर्नी के लिए भी जाना जाता है। आपकी बहुत वो लोग इमोशनल भी हुए थे, जजेस भी इमोशनल हुए थे। आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे हमें? जी, जैसा मैंने पहले भी बोला कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं लाइफ में। आपका जज्बा कम नहीं होना चाहिए और आपके अंदर का जुनून मरना नहीं चाहिए। तो मेरे साथ वही हुआ और व्हेन आई वाज नॉट डूइंग वेल तो मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लोग मैसेजेस करते थे कि वी वांट टू सी यू, वी वांट टू हियर यू। और मैंने थोड़ा स्टेप बैक लिया था और मैं काम नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट डूइंग म्यूज़िक बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू अ फेज जहाँ पे मुझे आई वॉज नॉट श्योर इफ़ आई वॉन्ट टू डू दिस, बट देन आई रियलाइज्ड कि इट्स नॉट द टाइम। अभी मेरे पास बहुत टाइम है, आई एम टू यंग टू गिव अप, and that's how I came into Indian Idol, for the people who have given me so much of love through all these years. तो मैं उनके लिए आया और मैंने वहाँ कम बैक किया और उसके बाद मुझे जितना प्यार मिला है, जितनी रिस्पेक्ट मिली है, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पीपल हैव एक्सेप्टेड मी द वे आई कुड नेवर इवन इमेजिन। आपने कभी सोचा था कि आप रातों रात इतने स्टार बन जाओगे बड़े? मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे तो लगता है मैं अभी भी कुछ नहीं बना हूँ। मुझे अभी बहुत दूर जाना है, बहुत आगे जाना है, बहुत काम करना है। पर हाँ, ऊपर वाले की मेहर रही है मुझ पे, लोगों का आशीर्वाद रहा है, मेरी फैमिली, मेरे मॉम डैड का आशीर्वाद रहा है कि मैं लोगों के हिसाब से मैं लाइफ में अच्छा कर रहा हूँ। बट मैं सच बोलूँ, मैं इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता हूँ। मैं अपने आप को एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करता हूँ और जिस दिन मैं ये सोचने लगूंगा आई हैव बिकम समथिंग, आई थिंक मैं कहीं नहीं जा पाऊँगा। तो मेरे लिए मंजिल अभी बहुत दूर है और मुझे बहुत मेहनत करनी है। हमारे लिए आप बहुत बड़े हैं। आपके फ्यूचर प्लान भी बताइए हमें, क्या क्या करने का सोच रहे हैं इन फ्यूचर? जी, तो फ्यूचर में बेसिकली मैं खुद की कॉम्पोजिशंस करने लगा हूँ। आई स्टार्टेड राइटिंग एंड कंपोजिंग माय ओन सॉन्ग्स और विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मेरे खुद के गाने रिलीज़ होंगे मूवीज़ में, जो कंपोज भी मैंने ही किए होंगे। तो लाइक पहले जैसे मैं अलग कंपोजर्स के लिए गाता था, अभी मैं खुद की कॉम्पोजिशंस गाऊंगा जो मैं खुद के लिए बना रहा हूँ। एंड होपफुली गॉड विलिंग वो गाने बहुत बड़े होंगे और बस मुझे आप सबका आशीर्वाद चाहिए उसके लिए। किस टाइप की सिंगिंग पे आप आने वाले समय में ध्यान देना चाहते हो? डिवोशनल, बॉलीवुड, एट व्हाट? बॉलीवुड मेरे लिए हमेशा बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि मैंने बॉलीवुड को अपने पूरे 20 साल दिए हुए हैं और उसके पहले जब मैं व्हेन आई वाज अ किड तो वो सारे साल भी मैंने बॉलीवुड को ही दिए हुए हैं। तो वो क्योंकि मैं मुंबई शिफ्ट ही उसके लिए हुआ था तो मेरा ऑफकोर्स उधर ध्यान रहेगा। बट हाँ, बीच में मेरा एक बचपन में मैं जागरण करता था, डिवोशनल शोज़ करता था और फिर जब मैं मुंबई आया मेरा फोकस बॉलीवुड पे हो गया था। तो वो जो गैप था वो मैंने अब थोड़ा कम करने की कोशिश शुरू कर दी है क्योंकि आई बिकम अ वेरी रिलीजियस गाय नाउ। मैं जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपको समझ आता है कि सुकून आपका इन्हीं चीज़ों में है, असली सुकून। बाकी दुनिया में सिर्फ बेचैनियाँ, परेशानियाँ मिलती हैं। तो मैं उस सुकून की तलाश में अपने रिलीजन की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैं मंदिर जाता हूँ, पूजा करता हूँ, प्रे करता हूँ, भगवान को थैंक यू बोलता हूँ। तो मुझे लगता है ये एक और तरीका है भगवान को, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने का कि आपने जो भी मेरे लिए किया है मैं इस तरीके से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं डिवोशनल में भी अब उतनी ही शिद्दत से एंटर करूँगा वापस से और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसके साथ इंसाफ कर सकूँ क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा शिद्दत और सच्चाई चाहिए होती है आपके म्यूज़िक में। सो आई होप कि मैं अच्छे से कर पाऊँ। ऐसा करने से आप कनेक्टेड भी रहते हो? जी, एब्सोल्युटली। विनीत, व्हाट्स योर मैसेज फॉर आवर ऑडियंस? मेरा एक ही मैसेज है कि सैटरडे को हमने बहुत ही भव्य जगराता रखा है और मतलब कैलगरी में धीरे धीरे ये जगराता 12th एडिशन है और ये धीरे धीरे इतनी आगे बढ़ गया है
और इस बार हमने डेरा बैंक्वेट में रखा है जहाँ की कैपेसिटी भी बहुत बड़ी है। तो मैं चाहता हूँ आप सब ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आइए, क्योंकि ये मौका बहुत कम लोगों को मिलता है कि माता रानी के दर्शन हो आपको। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आइए, माता रानी का आशीर्वाद लीजिए। और अगर आपकी कोई भी अगर आपने कुछ मांगा था और वो पूरा हुआ है तो उसके लिए थैंक यू बोलने आइए। तो दोनों रीज़न्स हैं, अगर कुछ मांगना है तो भी आइए, थैंक यू बोलना है तो भी आइए, और हमारे साथ प्यारी प्यारी सी भेंटें गाइए। और हम इस रात को बहुत ही एक अनफर्गेटेबल रात बनाएंगे और माता रानी का जागरण हम साथ में करेंगे। बहुत शुक्रिया विनीत, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू। ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਵਿਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਡਲ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਵੋਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਲੀਨ ਕੌਰ ਜੱਸੜ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।